जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर के मैथ्स की जो बुक है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास आपका हो चुका है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू किए थे और नंबर सिस्टम का आज ये दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बस वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आप लोग को इस बुक की PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे खाली स्थान दिया है, एक परिमेय संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शन में से परिमेय संख्या बतानी है आपको, है ना। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझिए कि रेशनल और इर्रेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग P/Q यानी डिवाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब P/Q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 शर्तें भी हैं यानी 2 कंडीशंस भी हैं। पहला कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, है ना, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और साथ में Q जो है अपना नीचे वाला ये प्यारा सा, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर रेशनल नहीं रह जाएगा। समझ गए बात। तो 2 कंडीशन है। रेशनल यानी परिमेय संख्या होने के लिए संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ पे P और Q इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो कोई, और Q साथ में आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का संख्या आपका 0 हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमारे पास है 3/5, ये 3/5 P/Q के फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है यानी आपका परिमेय संख्या है। साथ में यहाँ पर कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, P और Q दोनों आपके पूर्णांक हैं यानी दशमलव में नहीं है दोनों, है ना, तो इंटीजर हो गए, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। इसी तरीके से आपका मान लीजिए कि हम यहाँ पे माइनस का 7 लिख रहे हैं, तो क्या ये एक रेशनल है? बिल्कुल है रेशनल। क्यों? क्योंकि हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इस -7 को हम लोग लिख सकते हैं -7/1, है ना। तो ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये भी रेशनल हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे रेशनल आपको थोड़ा सा और समझिए इस चीज़ को कि रेशनल यहाँ पर अगर हम लोग किसी संख्या के डेसिमल एक्सपेंशन को देखें यानी कि दशमलव प्रसार, है ना, कोई संख्या अगर दशमलव में दिया है तो उसको कैसे पहचानें कि वो रेशनल है या फिर इर्रेशनल है, इसको ज़रा समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका दशमलव कुछ इस टाइप से दिया है, मान लीजिए कि 4.325 इस तरीके से, मतलब पॉइंट के बाद ये कुछ दूर जाके रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, यानी कि शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट हो गया यानी कि जाके रुक गया, तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा टाइप ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 5.32222 और ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो है इसको रेकरिंग कहते हैं, मतलब कोई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट जितने भी हैं, कुछ डिजिट जो है वो रिपीट होने लगे, है ना, दशमलव के बाद कुछ डिजिट यहाँ पे रिपीट होने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। ये आपका रेकरिंग है। तो रेकरिंग भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब इसको भी हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इसको भी P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेकरिंग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। क्लियर है, रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग वाला आपका रेशनल होता है। अब एक और डेसिमल होता है जिसमें आपका ना तो रिपीट होगा, ना ही वो कभी ख़त्म होगा, ना ही टर्मिनेटिंग हो, ना ही रेकरिंग होगा।
तो उसको हम लोग इर्रेशनल के कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। समझ में बात आ गई? तो रेशनल इर्रेशनल समझ गए। हाँ अच्छा, इर्रेशनल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं भाई। अगर हम लोग किसी संख्या को p/q के फॉर्म में लिख लेंगे तो वो रेशनल बन जाएगा, अगर इसमें नहीं लिख पाएंगे तो वो इर्रेशनल बन जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या इर्रेशनल होगा तो पहचानने का क्या तरीका है उसका, कि हम उसको p/q यानी डिवाइड के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका इर्रेशनल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए यहाँ पर इर्रेशनल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे रूट का 9 है ना, रूट 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख दिए। तो ये आपका परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर, यानी √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें √12, तो √12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं देता है। मतलब ये है कि ये जो 12 है ये स्क्वायर रूट के बाहर, यानी रूट के बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा, इंटीजर के फॉर्म में नहीं निकल पाएगा। तो ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर रूट के बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी, यानी इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। समझ गए? कोई भी संख्या अगर रूट के बाहर पूरा तरीके से ना निकल पाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आइए इस प्रश्न में, है ना, कर लेते हैं। पहला क्या दिया है आपका, √2 × 3, यानी कि 2 × 3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा ना भाई, ऐसे दिया है ना, √2 × 3 दिया है, मतलब इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 6 को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है आपको, यही ना पूछा था कि अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो यही पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है 11/8, तो वो तो p/q के फॉर्म में है, वो रेशनल हो जाएगा। तीसरा दिया है 2/3, ये भी रेशनल है, यानी परिमेय है। √9, अभी बताएं कि √9 क्या है आपका, रेशनल है, परिमेय है ना। समझ में आ गया, पहला प्रश्न आपका हो गया। अब आगे आते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न में। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अपना सेकंड प्रश्न, सभी अपरिमेय संख्याएं, फिर खाली स्थान दिया है, संख्याएं होती हैं। पहला वास्तविक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्ण और चौथा यहाँ पे काल्पनिक। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम का जो बेसिक चीज़ है, कैटेगरी, नंबर्स की कैटेगरी को समझना पड़ेगा। समझा देते हैं, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो याद रखिए कि जो नंबर होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका हो गया काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो ज़्यादातर हम लोग रियल नंबर के बारे में ही समझते हैं, पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर्स। अब इस रियल नंबर को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला तो हो गया आपका क्या, कि यहाँ पे रेशनल यानी कि परिमेय, है ना, रेशनल मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की कैटेगरी 2 ठो होती है, मतलब 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल और इर्रेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। फिर इसके बाद रेशनल के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं, नेचुरल हो गया, आपका होल नंबर हो गया, यानी यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारी की सारी चीज़ें रेशनल नंबर के अंदर आती हैं, है ना। इरेशनल आपको समझा ही दिए हैं। तो ये जो अपरिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, रियल नंबर ही होती हैं, यानी रेशनल और इरेशनल को मिलाकर हमारा रियल नंबर कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वास्तविक संख्याएं। रेशनल भी आपकी वास्तविक होती हैं, इरेशनल भी वास्तविक होती हैं। तो सेकंड प्रश्न समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगा, है ना। अपरिमेय और परिमेय का पूरा काम धाम हम यहाँ पे आपको समझा दिए हैं क्या कैसे होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे पाई, ठीक है। फिर दिया है आपके दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे अंडर रूट 7652, है ना, 7652। थर्ड ऑप्शन में दिया है आपका अंडर रूट
5428, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में आपका, चौथे ऑप्शन में आपका दिया है यहाँ पे 6084, ठीक है। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय का मतलब क्या होगा? परिमेय वही संख्या होगा जो रूट से बाहर पूरी तरीके से निकल जाएगा, है ना। जैसे रूट 9 है तो रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, रूट 4 है उसकी वैल्यू 2 होती है, इंटीजर में आ गया तो एक परिमेय संख्या है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई पाई क्या होता है, पाई आपका क्या होता है, परिमेय होगा, नहीं समझ पाते हैं तो समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ये कहते हैं कि भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो P/Q तो बन गया, मतलब ये परिमेय होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो 22/7 जो होता है ना, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू होता है, यानी लगभग मान होता है। कैसा वैल्यू होता है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी लगभग मान होता है। इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है ये 22/7, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर, याद रखिएगा। तो ये आपका अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है। अब आइए इनको देखते हैं। इनमें से हमको पता करना है कि कौन सी वैल्यू रूट के बाहर पूरा निकल जाएगा, यानी किसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को। अब थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। आप पूरे नंबर को मत देखिए, आप सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को देखिए। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 84 है। एक बात बताइए, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर अगर आपको याद है तो कर लेंगे। 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज़ आपको बताते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, है ना, किसी संख्या के लास्ट में 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है, और आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 है, 3 है, और आपका यहाँ पे 7 है और 8 है। अगर आपके किसी संख्या में यूनिट डिजिट, मतलब अंतिम वाला संख्या 2, 3, 7 या 8 है, तो पक्का है कि वो एक स्क्वायर, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मतलब अगर ये नंबर दिख जाए ना आपको कहीं पर, तो याद रखिएगा कि वो संख्याएं रूट से बाहर कभी नहीं निकल सकती हैं, है ना। इसके इकाई के अंक में 2 है तो ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी 76, 52 का स्क्वायर रूट इंटीजर में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 8 दिख गया, यानी 54, 28 का स्क्वायर रूट इंटीजर में नहीं आएगा। तो मतलब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। यहाँ पे 4 दिख गया, और 84 देखिए कि अगर हम लोग 22 का देखें तो 22 का स्क्वायर 484 होता है ना। 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो लास्ट में कितना आया? 84 आया कि नहीं? तो मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो इसका एक प्रॉपर स्क्वायर रूट आएगा और वो इंटीजर में आएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या है, यानी ये तीनों के तीनों अपरिमेय हैं, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर बनेगा दोस्तों। डिटेल में आपको समझा दिए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको बोला कौन एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो वही होता है जो रूट से बाहर निकल जाए, है ना, तो वही रेशनल होगा। इसको देखिए, ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। यहाँ पे जो 3 है इसका मतलब होता है क्यूब रूट, यानी घनमूल, है ना। तो 2 का घनमूल तो नहीं निकल पाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, है ना। तो ये आपका एक अपरिमेय है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपको परिमेय संख्या पूछा है। इसको देखिए, 8 का जो क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट, भाई देखिए 8 को हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझाते हैं आपको, है ना। 8 को हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ये जो 3 यहाँ पर है इसका मीनिंग होता है 1/3, पावर में 1/3, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया है इस टाइप से, nth रूट ऑफ a, ये जो होता है ये क्या होता है? ये होता है a का पावर, ये जो n यहाँ पर लिखा है ये 1/, में चला जाता है पावर में। क्लियर है बात? तो ये जो 3 लिखा है ये 1/3 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो 3 मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
3 से 3 कटेगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पे 8 का क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2, इसका वैल्यू 2, -2 दिया है, -2 और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। तो ये 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है। ये भी आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका रूट से बाहर निकल गया, मतलब ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं, कैसे करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, आ जाइए। देखिए इसमें इस सवाल में क्या बोला गया है कि 37/2 स्क्वायर इंटू 5 ये दिया है। इसमें दशमलव प्रसार के बाद, मतलब कि दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक तक ये जाएगा, ये बात इसमें कहा जा रहा है। एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या को अगर आपको पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है, किसी भी p/q फॉर्म को यानी रेशनल नंबर को पहचानना है कि वो आपका टर्मिनेटिंग है यानी शांत दशमलव है कि नहीं है ना, पहचानने का एक तरीका होता है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी दिया है ना, ऊपर कुछ भी दिया है, न्यूमरेटर में मान लीजिए कि यहाँ पे a दिया है ना। अगर इसका वैल्यू या तो 2 है, मतलब नीचे या तो 2 है या 5 है, नीचे में अगर 2 है या 5 है या फिर 2 और 5 दोनों हो, है ना, 2 और 5 दोनों हो। अगर ये दोनों हैं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है डिनोमिनेटर में, नीचे में, है ना, हर में, तो वो संख्या आपकी टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव, जब हम डिवाइड करेंगे उसको तो दशमलव के कुछ दूर बाद वो ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर ये दोनों संख्याएं हैं, 2 है, 5 है या फिर दोनों हैं, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, मतलब कि वो रिपीट होता चला जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें 2 है, 5 है ना, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, दशमलव के कुछ दूर बाद जाके ख़त्म हो जाएगा। करेंगे कैसे इसको, देखिए तो यहाँ पे 37 है, ऊपर हो जाएगा 37, नीचे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 यानी कि 20, है ना। तो 20 से डिवाइड करना है, तो ऐसा करिए ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो डिवाइड में आपका क्या बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 यानी 18.5 आ जाएगा, है कि नहीं। और डिवाइड में इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 से डिवाइड करना आसान होता है, एक 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है एक इधर खिसक जाएगा लेफ़्ट में, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1.85 यानी दशमलव के कितने अंक तक गया, ये 2 अंक तक गया। इसमें यही पूछा था 2 दशमलव स्थान, है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इस सवाल का जो उत्तर है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को, आगे चलें, बढ़ते हैं अगले सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है। इसमें बोला है दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। एनटीपीसी में पूछा गया था 2/4। 2/4 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना। तो 0.5 और 0.6 इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी ये बताना है। पहला तो 11/4 है, ये तो होगा नहीं, है ना। 11/4 भाई, इसको करेंगे तो 4 दूना 8 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0.6 के बहुत आगे चला गया, है ना। इन दोनों के बीच में ही रहना है, ठीक है। तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा आगे चला गया, तो ये इनके बीच में नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 यानी 0.75। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0.7 है, मतलब 6 के आगे चला गया, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे 21/40, है ना, 21/40। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये जो 21/40 है ये कितना आ जाएगा, हम इसको कहें तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 210 हो जाएगा ऊपर, है ना। अब 210 को 40 से डिवाइड करिए, 210 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटेगा, 21/4 होगा यानी कि 5 आ जाएगा, है ना, 5। फिर इसके आगे कुछ आएगा। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे 0.5 है और 0.6 है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही ना चाहिए, तो ये
5 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगा। 0.6 तो होगा नहीं ये, है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। क्लियर है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो 11/25 है, तो वो भी आपका पीछे ही आएगा, 0.5 से कम ही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। वो 0.4 के समथिंग आएगा, 11/25 जो है 0.4 आएगा, ये आएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, है ना, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। कह रहा है कि यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। विषम का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। तो ए और बी को ऑड रखना है हमको। कोई ए और बी ऑड ले लीजिए, कोई भी नंबर ऑड नंबर। ए को हमने मान लिया कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए जो है वो 3 है और बी आपका 7 है, दोनों ऑड नंबर लेना है हमको, है ना। तो कोई भी ऑड नंबर ले सकते हैं आप लोग चेक करने के लिए। पहले ऑप्शन को चेक करिए, है ना। पहला क्या है आपका, ए प्लस बी जोड़िए। ए कितना है 3, बी कितना है 7, कितना हो जाएगा 10। ठीक है। पूछा था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। सम का मतलब क्या होता है, 2 से कटने वाला ना। तो ये जो 10 है, पहला ऑप्शन कितना है, 10 आया है। तो क्या 10 जो है 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये सम संख्या हो गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, अगले को चेक करेंगे अगर, तो अगला हमारा a प्लस बी प्लस 1 है, a प्लस बी प्लस 1। तो a प्लस बी आपका 10 है, अगर हम 3 और 7 रखेंगे तो, और प्लस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये तो आपका विषम संख्या हो गया, मतलब सम संख्या नहीं आया। तीसरा देखिए, a इंटू बी है, a हमारा 3 है, b हमारा 7 है, 21 आएगा। ये भी आपका एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। चौथा ऑप्शन है a इंटू बी प्लस 2, a इंटू बी प्लस 2। तो a इंटू बी 21 आया है, प्लस 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा, मतलब ये भी आपका एक विषम संख्या है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या कौन सा होगा, पहला वाला। आगे चलिए, देखिए इस सवाल को, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है। आपको इन संख्याओं को देखकर ऑप्शन चूज करना है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि ये सभी विषम संख्याएं हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि सभी विषम हैं, इसमें ये आपका विषम है, बाकी सब सारे सम संख्या, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाई, सभी के सभी तो भाज्य दिख रहे हैं, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ये सभी वर्ग संख्या हैं। ठीक है, ये आपका सही है ना, क्योंकि 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, 121 जो है 11 का वर्ग होता है, 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, और 256 16 का वर्ग होता है। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो वर्ग संख्या हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं वर्ग संख्या हैं। डी ऑप्शन में दिया था कि ये सभी 7 से कटेंगे, 7 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है इसमें, है ना। क्लियर है, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर खाली स्थान के बराबर होता है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया था। अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं के बारे में पहले वीडियो में हमने यानी क्लास 1 में डिस्कस किया था। तो अगर नहीं देखें वो वीडियो तो ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो वहाँ पे जाके आप सारे क्लासेस इसके कर सकते हैं। चलिए, तो सवाल करते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं, पहले 8 अभाज्य संख्याएं। पहला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 2, फिर अगला अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर अगला 11, फिर 13, है ना, फिर 17, फिर आपका 19। ठीक है, ये 8 अभाज्य संख्याएं हो गई। इनका योग जो है 7 से विभाजित करने पर कितना आएगा। जोड़िए इनको सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा। पहले तो देखिए, ये हो गया 5 5 10, इतना 10 हो गया, 11 और 19 हो जाएगा 30, तो 30 और 10 हो गया आपका 40, यहाँ तक, है ना, 40 हो गया। और यहाँ पे इनको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, तो मतलब 40 और 30 हो गया 70, 70 और 7 हो जाएगा 77। ठीक है, 77, टोटल जोड़ने पर 77। इसको कह रहा है 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। ये क्लियर है, आगे बढ़ें। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी आपका अभाज्य संख्याओं से ही रिलेटेड है। दिया है आपको एक सेट दिया है, आपका 61 से शुरू हो रहा है, 61, 62, 63, 64 ऐसे
मतलब 100 तक, है ना, कहाँ तक, 100 तक। इस सेट में ये बोला कि दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ये बताइए, 61 को देखें अगर हम लोग, तो 61 एक आपका अभाज्य संख्या है ना, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बोला है, तो 61 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा होगा। 63 तो होगा नहीं, क्योंकि 63 जो है 21 तियां 63 होता है, कट जाता है, वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है ना। तो अगला कौन सा होगा, 67, है ना। एक तो 61 हो गया पहला, लेकिन दूसरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो दूसरा सबसे छोटा कौन सा होगा, 67 हो जाएगा, मतलब 67 हो जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा 100 को देखिए, 100 आपका सबसे बड़ा है, इस सेट में देखें, इस समूह में देखें तो 100 आपका सबसे बड़ा है। फिर इससे कम आइए, कौन सा अभाज्य संख्या मिलेगा आपको, 97 मिलेगा, है ना। लेकिन ये तो पहला अभाज्य संख्या हो गया, पहला सबसे बड़ा अभाज्य संख्या। इससे कम आएंगे तो कौन सा अभाज्य संख्या मिलेगा आपको, 89 मिलेगा, है ना। याद रखिएगा कि 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होता है, 97, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं होता, है ना। तो 97 से पहले आपको, यानी दूसरा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन मिलेगा, 89 मिलेगा। तो 67 और 89 इन दोनों का योग पूछा था आपको, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 8 6 14 1 15, मतलब 156। तो 156 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं, छोड़ के वीडियो मत जाइएगा। ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है। गिन तो सकते हैं आप लोग, है ना। दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा, चलिए देखते हैं। दहाई का स्थान का मतलब कि जैसे हो गया आपका 22, है ना, 21 हो गया, 22 हो गया, 20 हो गया, वो दहाई के स्थान पे 2 आएगा। तो दहाई के स्थान पे 2 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, 20 में मिलेगा, है ना। इकाई दहाई 2 अंक 2 बोला है कि 2 दहाई के स्थान पर कहाँ कहाँ दिखेगा। 20 में हो गया, 21 में हो गया, 22 में हो गया, 23 में हो गया, है ना। 22 में हो जाएगा, 22 में भी दहाई के स्थान पर है, 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है, 26 में भी है, 27 में भी है, 28 में भी है और 29 में भी है, 30 में तो 3 आ जाएगा। तो इतने ही संख्याएं हैं जिनमें आपको दहाई के स्थान पर 2 मिलेगा। कितने हैं टोटल यहाँ पे 10 हैं, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये गिनने वाला था, आप लोग इसको माइंड में भी गिन सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा स्थायी मान और अंकित मान के सवालों को करवाते हैं। पहले समझा देंगे अंकित मान और स्थानीय मान क्या होता है ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, सवाल दिया है आपको 3 6 3 6 7 5 7 5 1 4 9। ठीक है, मान लीजिए कि इसी में आपको किसी एक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो अगर हम गिनेंगे इसको तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 36,75,149 है ये। तो एक जो है वो 100वें स्थान पर आया, मतलब एक का जो स्थानीय मान है वो कितना होगा, 100 होगा। उसके स्थान की वैल्यू क्या है ना। 5 जो है वो 1000 वाले स्थान पर है, मतलब 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 5000 होगा। 7 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, यानी 70,000 हो जाएगा ये 6 जो है वो लाख के स्थान पर है, यानी कि 6 लाख हो जाएगा इसका स्थानीय मान, है ना। तो उसके स्थान का मान कितना है वो चीज़ यहाँ पे बताना होता है आपको। ठीक है, अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आता तो स्थानीय मान निकालने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे जिसका भी स्थानीय मान पूछ रहा है उसको आप लिख लीजिए। जैसे 7 का स्थानीय मान पूछा आपको, है ना, किसका, 7 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो 7 का प्लेस वैल्यू, तो पहले 7 को लिख लीजिए। अब 7 के अलावा जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं सबको 0 कर दीजिए, शुरू में, बाद में, सबको 0 कर दीजिए। शुरू में 0 करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि शुरू में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। बाद में 1 2 3 4 अंक हैं तो इनको भी 0 कर दीजिए, 4 ठो 0,
बस ये आपका 7 का स्थानीय मान हो गया। आपको इस सवाल में क्या बोला था कि 5 के स्थान और अंकित मान, मतलब स्थानीय मान और अंकित मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के बाद 1 2 3 है, 3 अंक हैं तो 3 0, तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया, है ना। अब 5 का अंकित मान बोला है दोस्तों। अंकित मान जो होता है ना, यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो दिखता है वो होता है ना। जैसे ये 7 दिख रहा है तो इसका जो फेस है वो 7 न है का 6 हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। तो 7 का फेस वैल्यू यानी अंकित मान 7 ही होगा। किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होता है, खुद होता है वो। 1 का अंकित मान 1 ही होगा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा, इस तरीके से। तो 5 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो स्थानीय मान और अंकित मान में क्या बोला था, अंतर मतलब घटाइए। 5000 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4995। ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहा आपका, और करेक्ट आंसर दिया है आपका बी ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो संख्या पद्धति था, नंबर सिस्टम जो चल रहा था, उसका जो टाइप 1 है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 करने वाले हैं। टाइप 1 में हमने रेशनल इरेशनल के बारे में सीखा, और आपका यहाँ पे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, सम विषम, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने यहाँ पे सीखा। वास्तविक संख्या क्या होती है, नेचुरल क्या होता है, ये सारे के बारे में। ठीक है, तो दूसरा क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में यानी तीसरे क्लास में हम लोग टाइप 2 शुरू करेंगे, और टाइप 2 जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो अगले क्लास का इंतज़ार करिए। अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लोग यूनिट डिजिट सिखाएंगे आपको। यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ताकि एक भी प्रश्न यूनिट डिजिट से गलत ना हो, है ना। क्योंकि यूनिट डिजिट के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए फिर इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बुक का हम पूरा सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। डेली आपकी वीडियोज़ आएंगी, और लंबी वीडियोज़ आएंगी, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ बताया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।